नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेश गुप्ता। दर्शकों, मार्च का महीना बहुत खास होता है हर स्टूडेंट के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से वो स्ट्रेस फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उतना ही खास होता है कि उस एग्ज़ाम के बाद वो किस स्ट्रीम में जाएं, किस फील्ड को वो चुनें। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मिस्टर ललित हुडा को। ललित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिटी न्यूज़। दर्शकों, आपको बता दें कि ललित हुडा जी हिसार में डायरेक्टर हैं अर्जुना क्लासेस के और साथ ही एल्यूमिनस हैं DTU यानी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। वैसे तो इनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लगभग 1999 से ये इस क्षेत्र में है और हिसार में ये 2007 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ललित जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि जैसे 1999 से आपने पढ़ाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि आप भी उस वक्त स्टूडेंट ही रहे होंगे, तो थोड़ा सा उस वक्त बताएं कि जब आपने शुरुआत की थी। लोकेश जी, मैंने 99 में 12th पास किया था। अच्छा जी। और 12th पास करते मैंने टीचिंग शुरू कर दी। वेरी गुड। ठीक है। और सबसे पहले जैसे आपने बताया कि मार्च में बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी शुभकामनाएं बच्चों को हैं। और इसे छोटा सा मैं इनको बोलना चाहूँगा कि पढ़ने का ना एक प्रॉपर पैटर्न बच्चे को फॉलो करना होता है जी। अब उस पैटर्न के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है कि पोस्चर। कि मैंने 20 साल में ये ऑब्जर्व किया है, या जब हम भी पढ़ते तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि बच्चे का जो सिटिंग पोस्चर बड़ा खराब होता है। जी जी जी। कई बच्चे क्या करते हैं, बेड के ऊपर लेट जाएंगे, उल्टा लेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभिभावकों को भी ये बात बोलना चाहूँगा कि सिटिंग पोस्चर डिसाइड्स कि बच्ची कंसंट्रेशन कितनी बन सकती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोअर बॉडी पार्ट है वो आपका बॉडी टेम्परेचर उसका ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही उनको मेडिकल इश्यूज भी ना हो, मेडिकल इश्यूज भी ना हो। और जो हमारा अपर बॉडी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, काम डाउन होना चाहिए। जैसे हरियाणा में कहावत है, पेट नरम सर ठंडा और बीमारी मारे डंडा। ठीक है। तो अगर हम पोस्चर की बात करें तो पैरों में सॉक्स रखें ताकि पैरों का बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। और कोशिश करें कि सर हमारा ठंडा होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेंड उल्टा होता है, पैरों में कुछ नहीं होगा, चप्पलें पहने होंगे और सर पे टॉपा ओढ़ लेते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, दिमाग गर्म हो जाएगा और बच्चे कंसंट्रेशन किसी भी हालत में नहीं बन पाएगी। जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे पहले तो बात ये आती है कि जिस पोस्चर में आप पढ़ते हैं वो पोस्चर आपका बिल्कुल ठीक हो ताकि आप पूरे कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएं। बेस्ट पोस्चर तो जैसे अभी हम बैठे हुए ना, जी जी, सिटिंग पोस्चर बच्चे का ये होना चाहिए। और कंफर्टेबल चेयर अगर पेरेंट्स नहीं देंगे तो बच्चे की कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बनेगी। साथ में बच्चों को मील का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव होना चाहिए। मील्स में ऐसा है कि आप छोटे छोटे स्लॉट्स में मील्स लें, ज़्यादा खाना एकदम से ना खाएं। और 5-7 मील्स अगर आप लेंगे, 5 मील का जो सिस्टम होता है, आजकल मील का सिस्टम आया हुआ है कि 2 मील्स ए डे, 3 मील्स ए डे, या बेटर ये होता है कि 5 मील्स ए डे। कम खाएं, थोड़ा टाइम कम लेकर के खाएं, 2-2 घंटे गैप में भी अगर खाएंगे तो बच्चा चलेगा। ठीक है। और वो बच्ची कंसंट्रेशन में हेल्प करने वाला। थोड़ा सा ब्रेक्स दें ताकि उसको नींद भी ना आए और उसकी कंसंट्रेशन भी बनी रहे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। साथ ही ललित जी ये बताएं कि जब जाहिर सी बात है जब आपने शुरू किया था 1999 में, तो उस वक्त जो पैटर्न था पढ़ाई का वो ये था कि मार पीट कर बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें सब गौण होती चली गई हैं। आजकल हम बच्चों को नहीं मारते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। तो उस दिशा में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम पे जो सिस्टम था कि टीचर क्या करते, एक डंडा रखते थे। जी बिल्कुल। और जितना मोटा डंडा होता था उतना ही अच्छा टीचर माना जाता था। कई टीचर तो क्या करते, बच्चा स्कूल में एंटर किया नहीं और पिटाई शुरू हो गई। जी जी। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ना बच्चों को ओवर पैम्परिंग होनी शुरू हो गई है, जो कि किसी भी एंगल से बच्चे के फायदे की चीज़ नहीं है। मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आपको एक बैलेंस बना करके रखना है। ओवर पैम्परिंग भी नहीं करनी है और बच्चों को अगर जरूरत पड़े तो डांटना भी आपको जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बच्चों को पीटना शुरू कर दें। और अगर आप एक क्वेश्चन अराइज करता है, जैसे मैं परसों की बात है या पीछे एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर कि बच्चों को पीटना चाहिए या नहीं पीटना चाहिए, तो मेरे को उनके ओपिनियन बड़े ठीक नहीं लगे। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों को पीटो, लेकिन पीटना भी आपको बड़े रेस्पॉन्सिबल तरीके से है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल राक्षसों तरीके से बच्चे को पीटना शुरू कर दें। और जहाँ तक कोशिश हो सके कि बच्चे को पीटो ही मत। मेरे को 20 साल हो गए टीचिंग करियर के अंदर और भगवान की दया से मेरे को किसी बच्चे को पीटना नहीं पड़ा है। इनफैक्ट मैं फिजिकल पनिशमेंट में बेटर बिलीव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा अभी 9 साल का हुआ है जी, तो मैं उसको क्या करता हूँ, मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर HU के अंदर रनिंग के लिए लेकर के जाता हूँ। अब
वहाँ पर अगर मान लो वो रनिंग नहीं करता है, मैंने उसको एक बात बोल रखी कि जो भी बड़ा आदमी आपको दिखाई देगा, कोई कोच दिखाई दे, कुछ और हो जी, तो आपको उसके पैर छूने हैं। ओके। और पैर अगर आप नहीं छुओगे तो कुछ नहीं करना है, तेरे को इस ट्रैक के 2 राउंड एक्स्ट्रा कट करने हैं। अच्छा। अब उससे क्या होता है, दोनों अगर मान लो वो पैर नहीं छूता है तो भी मेरे को लगता है कि उसका फायदा हो रहा है, और पैर छूते तो उसमें अच्छे संस्कार आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पैर नहीं छुएगा तो 2 राउंड वो एक्स्ट्रा कट करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक्स्ट्रा इम्यूनिटी अराइज हो रही है। उसको रियलाइज होगा उसको ये realize हो रहा है कि कि 2 एक्स्ट्रा राउंड में ट्रैक पर ले रहा हूँ वो किस वजह से ले रहा हूँ, किस वजह से ले रहा हूँ। ठीक ठीक है, बात है। तो मैंने नोटिस किया फर्स्ट डे उसने कईयों के पैर नहीं छुए, तो मैंने उसको क्या किया, उस चक्कर में उसके 5 राउंड एक्स्ट्रा कट गए। और 5 राउंड एक्स्ट्रा कटने का मीनिंग आप समझ सकते हो, एक छोटा सा बच्चा अगर उसके 5 राउंड एक्स्ट्रा कट रहे हैं तो वो भी उसके फिजिकल फुल ट्रैक के ऊपर आ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि बच्चों की जब आप पिटाई करनी है तो किसी भी एंगल से बच्चे को फेस के ऊपर हिट ना करें। आपको हिट करना है, एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपको हिट करना पड़ता है तो बच्चे को लोअर बॉडी पार्ट, क्योंकि जो हमारा ये जो बैकबोन बिलो द बैक पार्ट होता है, इसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं और मसल्स काफ़ी हैवी होती हैं, वहाँ पर हिट करोगे तो बच्चे को फिजिकली हार्मनेस नहीं आएगी। लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है इसके ऊपर अगर आप हिट करते हो तो किसी भी टाइप की एक्स्ट्रा हार्मनेस बच्चे को हो सकती है। तो पेरेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि एक तो बच्चे को पीटना नहीं है, उससे बेटर ये कि आप उसको ऐसी पनिशमेंट दो जो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करे। उससे आपका ही फायदा है, बच्चे का भी फायदा है। अगर बाई चांस आपको बच्चे को पीटना पड़े तो ध्यान रखें कि आपको उसको सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर ही हिट करना है, उससे ऊपर हिट करने की जरूरत नहीं। इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट में होनी चाहिए या इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स में होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पनिशमेंट भी हो तो वो भी पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव में पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। बच्चा उस चीज से डर जाए और ज्यादा बल्कि वो उस पढ़ाई से दूर हो जाए, अपना मन उससे उखाड़ ले, उसकी बजाय पॉजिटिव उसको पनिशमेंट मिले। मैं एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि घर में क्या होता है, फादर और मदर है जी। अब बच्चे का एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट होता ही होता है मदर के साथ, क्योंकि पेरेंट्स जो फादर होते हैं उनको क्या है कि हर एंगल से थोड़ा सा क्रिटिसिज्म सहना पड़ता है। मेरे को ध्यान है मेरे पापा का जो थप्पड़ था, ठीक है, जब यहाँ पर आता था तो झरनाटा सा जिसको हम बोलते हैं ना, कि बिल्कुल एकदम से सनसनाहट, कुछ टाइम के लिए कान से सुनना बंद हो जाता था। ठीक है, मदर्स का ये लगता है कि वो केयरिंग नेचर होती है, वो फादर को भी क्या करते हैं, रोक देते हैं कि नहीं पिटाई नहीं करनी है। पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे बेटर सोल्यूशन मैंने आपको बताया है कि अगर मदर भी ये काम करना शुरू कर, मेरे को ध्यान है मेरी मदर क्या करती थी, मैंने कभी कोई काम नहीं किया तो मेरे को फिजिकल पनिशमेंट देते थे कि भाई तेरे को कल ये काम करना है। या हमारे घर में क्या है कि हमेशा मेरी सिस्टर्स और मेरे को इक्वल काम डिस्ट्रीब्यूट होते थे। जब हम कोई गलती करते तो उसमें क्या करना पड़ता था, हमें घर का कोई एक्स्ट्रा काम मेरी मदर मेरे को एक्स्ट्रा कहती तेरे को ये काम एक्स्ट्रा करने हैं तेरी सिस्टर के कंपेरेटिवली। तो मेरे को लगता है कि वो एक अच्छी ग्रूमिंग जो बच्चे की होती है, दैट इज इन ए पॉजिटिव सेंस, नॉट इन ए नेगेटिव सेंस। कई पेरेंट क्या करते हैं, स्पेशली फादर्स क्या करते हैं, बस बच्चे को पीटना शुरू कर दिया छोटी छोटी बातों के ऊपर। दैट इज टोटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ऐसा आपको बिल्कुल भी शो नहीं करना है कि वो बच्चे को नेगेटिवली हार्म कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। ललित जी, इसके बाद हम आना चाहेंगे इस बात पर कि आईआईटी को लेकर के क्या क्या चैलेंजेस हैं और जो परसेंटेज और परसेंटाइल सिस्टम आया है उन दोनों में क्या अंतर है और कितना बेटर है वो स्टूडेंट के लिए। देखिए, आईआईटी के अंदर मैंने ना चेंजेस में 99 से ऑब्जर्व करता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर आईआईटी के 2 पेपर्स हुआ करते थे जी। पहले प्रीलिम्स बोलते हैं इसको, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता था। उसके बाद एडवांस के लिए क्या होता था, एक सब्जेक्टिव टेस्ट आता था। लेकिन सब्जेक्टिव की चेकिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है और उसमें जो चेकिंग सिस्टम है वो उतना क्रेडिबल नहीं होता है, क्योंकि वो टीचर टू टीचर वेरी करते हैं। तो आईआईटी ने उसके बाद क्या किया, उसको सब्जेक्टिव पैटर्न से हटा करके टोटली क्या कर दिया था, ऑब्जेक्टिव कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि मल्टी आंसर सिस्टम था आईआईटी के अंदर। अब रिसेंटली आईआईटी ने एक अच्छा पैटर्न किया कि उसको परसेंटाइल सिस्टम कर दिए है। रीज़न ये है कि पेपर वेस्टेज अवॉइड करनी है, तो टोटली ऑनलाइन सिस्टम आ रहे हैं, कॉस्ट कटिंग भी हो रही है, इफेक्टिवली काम भी हो रहा है। लेकिन उसमें चैलेंज आईआईटी के सामने ये आया है कि अगर मान लीजिए हम 20 पेपर सेट करते हैं और अलग अलग स्लॉट्स में हम क्या कर रहे हैं, पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, तो सेम टेस्ट का लेवल, सेम डिफिकल्टी लेवल और सेम जो पार्ट है उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे आप देखिए कि आईएएस का पेपर होता है, उसमें क्या है कि कोई सब्जेक्ट उर्दू ले रहा है, कोई सब्जेक्ट फिजिक्स ले रहा है, कोई पब्लिक रिलेशंस का सब्जेक्ट है, तो उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, सेम होता है, सॉरी डिफिकल्ट होता है, सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट लेवल आएगा। तो उसमें हम क्या करते हैं,
कोई इजी सब्जेक्ट है तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली हाई जाएगी, बिल्कुल। कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या होगी, लो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदी में मान लो आउट ऑफ 100 किसी बच्चे ने स्कोर किया, बिकॉज इट्स ए लैंग्वेज, से मान लीजिए 70 मार्क्स स्कोर किए हैं, और मैथमेटिक्स ने किसी बच्चे ने 100 में से सपोज टॉप स्कोर इज 90, तो करते क्या है उसमें 70 विल बी इक्विवेलेंट टू 90। तो परसेंटेज और परसेंटेज सिस्टम में ये कि सपोज योर परसेंटेज 90, लाइक एस बोर्ड एग्जाम में 90% आता है, बहुत बढ़िया स्कोर है जी। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंस ये आता है कि मेरे 90% आई, स्कोर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मेरे पड़ोसी का 90.1% आ गया, ही सिलेक्टेड एंड आई एम द फेलियर। 90% देखा जाए 90% तो अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जी। ये एजुकेशन सिस्टम है, इसीलिए इसमें क्या किया गया है कि जो डिफरेंट स्लॉट्स में हम पेपर कंडक्ट करेंगे, उनके टॉपर्स को हम क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर रैंकिंग दे देते हैं जी। और उसके बेसिस पे रिलेटिवली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये इसकी परसेंटाइल आई है। फॉर एग्जांपल, इस बार आईआईटी में अप्रोक्सीमेटली 9.5 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं, जो फर्स्ट आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था। अगर किसी बच्चे की 99 परसेंटाइल आई है, इट मीन्स 1% of the students are lying above this student. Approximately 1% of 9.5 lakh is 9500. तो उस बच्चे की रैंक कहीं 9500 के आसपास आने वाली, ये हमारी प्रिडिक्शन है। If someone is getting say 90%, now see listen, 90% is a very big score. If 90% is there, it means 10% of the students are lying above this guy. Exactly. और 9.5 लाख का 10% becomes 95,000। तो बच्चा खुश हो सकता है कि मेरी 90 परसेंटाइल आई है, बट रियलिटी के अंदर दैट गाय इज नॉट सेलेक्टेड, ही वॉन्ट बी एबल टू गेट गुड कॉलेजेस इन आईआईटी। आईआईटी खड़गपुर नहीं मिलने वाला है, आईआईटी कानपुर नहीं मिलने वाला है, बड़ी अच्छी स्ट्रीम्स उस बच्चे को नहीं मिलने वाली है। तो परसेंटाइल सिस्टम, लेकिन परसेंटाइल सिस्टम का एक बेनिफिट जो होगा कि ये बच्चों का जो इन सेंसिटिव नेचर था ना, जो सेंसिटिव स्टूडेंट्स थे, आपने सुना कि बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, तो डिप्रेशन को क्या करने वाले हैं, अवॉइड करने वाले हैं। बिकॉज स्टूडेंट इस बात की खुश हो सकता है कि मेरी 90 परसेंटाइल मीन्स सिर्फ 10% बच्चे मेरे से ऊपर है, रिमेनिंग 90% तो मेरे से नीचे लाई कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली परसेंटेज और परसेंटाइल सिस्टम के। जी, बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ ललित जी, हमें ये बताइए कि कई तरह की मिथ्स हैं स्टूडेंट्स को, कई तरह की गलतफहमियां हैं इन चीज़ों को लेकर के कि आईआईटी और पीएमटी बहुत ज़्यादा टफ हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, टफ तो हैं, ऐसा नहीं कि टफ नहीं है, लेकिन अब पॉइंट देखो कि जब मेरे को ध्यान है, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा था, आपको क्या लगता है साइकिल चलाना इजी है या डिफिकल्ट है? देखिए, जो नया सीखता है उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन जो एक बार चला लेता है उसके लिए बहुत इजी है। मैंने शायद आई वाज इन 8th क्लास या 9th क्लास में उस टाइम पे साइकिल सीखी थी, और अब आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं 4 और 5 ईयर के, वो साइकिल चलाते मैं देखता हूँ, साइकिल चलाते हैं। मेरे लिए साइकिल चलाना बड़ा डिफिकल्ट था। पता नहीं कितनी बार मैं गिरा होऊंगा, कितनी बार मेरे को चोट लगी होंगी, घुटने तो मेरे छिले ही रहते थे उस टाइम पर। ठीक है, ये वो ऑटोमेटिक साइकिल जो आती है ना, इधर भी सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो बड़ा हुआ। तो डिफिकल्टी लेवल तो है, बट अगर आप प्रॉपर रूटीन फॉलो करेंगे, बेसिक चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे, तो आईआईटी इज नॉट ए बिग गेम। मतलब एक सिस्टमेटिकली तरीके से उसको पढ़ने की जरूरत है। आईआईटी इज नॉट ए बिग गेम, बड़ा इजी सा सिस्टम है। आप बेसिक से पढ़ना शुरू करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, और रटने की बजाय आपको एप्लीकेशन पार्ट के ऊपर जाना है। क्योंकि सीबीएसई में और आईआईटी में डिफरेंस क्या है? सीबीएसई बोलेगी ये पेन है, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये पेन क्या कर रहा है, लिख रहा है। आईआईटी बोलेगी चलो लिख तो रहे, बट व्हाट इज द प्रिंसिपल, इसमें कौन कौन सा फिनोमेना काम कर रहा है, कौन सा केमिकल रिएक्शन काम कर रहा है, क्या आपने इसमें इंक यूज़ किया है, इसमें केमिकल आपने कौन सा यूज़ किया है। तो वो जो सारा एप्लीकेशन पार्ट है ना, वो कहाँ पर आने वाले हैं? आईआईटी में आने। सेम केस किसका होता है? पीएमटी का होता है। अब पीएमटी इज इवन मोर डिफिकल्ट देन आईआईटी। रीजन मीन कि जो नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 to 40,000 के आसपास हमारी गवर्नमेंट सीट्स प्रेजेंट है मेडिकल एमबीबीएस की अगर मैं बात करता हूँ। बट यही बात जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो रफली मान के चलिए आप 80,000 to 1 लाख सीट्स हैं, क्योंकि पहले 7 IITs होते थे, अब गवर्नमेंट नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, नाउ इट इज़ 16
अभी और भी प्रपोजल्स हैं कि IIT नए खोले जाएंगे। NITs इस टाइम पे 30 के आसपास NITs हो चुके हैं, ठीक है। NITs पहले हम गिने चुने NITs होते थे, अब NITs इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर वेरी हाई। तो इसीलिए क्या होता है कि इंजीनियरिंग बनना थोड़ा सा ईजी है कंपेयर टू MBBS। जी जी। तो डिफ़िकल्टी लेवल है। अब एक सर्वे रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो डेली 14 आवर्स के आसपास स्टडी करते हैं। इवन जो IAS या सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन देते हैं वो भी इनसे कंपेरेटिवली कम स्टडी कर रहे हैं। ओके। तो डिफिकल्ट तो है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा है इनका स्टडी करने का, टाइमिंग प्रिपरेशन का टाइमिंग बहुत ज़्यादा है स्टडी करना। आप ये देखिए ना कि आज के टाइम पे अगर इंडिया इंजीनियरिंग के अंदर इतने अच्छे आयाम स्थापित कर रहे हैं, एक सर्वे बोलता है कि नासा के अंदर 40% और इंजीनियर जो इंजीनियर्स हैं वो इंडियंस हैं। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, इसी से मेरा अगला सवाल निकल के आता है कि हिसार को स्पेशली एजुकेशन हब माना जाता है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो IIT और PMT के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो PMT और IIT में स्टूडेंट्स हिसार के गए हैं उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो उसके बारे में आप अपने विचार रखें जरा। देखो, मैं एक छोटा सा आपको इसमें डाटा देता हूँ। ईयर 2016-17 में आपने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का नाम सुना होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। 12 स्टूडेंट्स सिर्फ हिसार के उस कॉलेज के अंदर हिसार की स्टडी कर रहे हैं। सिर्फ 12 स्टूडेंट पूरे हिसार 12 स्टूडेंट पूरे हिसार से। आप ये देखिए कि टोटल 100 के आसपास सीट्स कॉलेज के अंदर हैं जो पूरे इंडिया से कंपटीशन करके यहाँ पर आते हैं जी। और हरियाणा का भी एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हिसार से वहाँ पर 12 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि वहाँ पर हमारा परसेंटेज टर्म्स में अगर आप इसको देखोगे तो कितने पार्ट हो गए। हरियाणा जो है आउट ऑफ 29 स्टेट्स, हरियाणा एक स्टेट है जी, उसमें भी 21 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका 1 डिस्ट्रिक्ट हिसार है, ठीक है। उसके 12 बच्चे एक सिंगल जो सेकंड बेस्ट कॉलेज हम मान सकते हैं उसको MBBS के लिए वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसका मीनिंग हिसार के टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है, कमेंडेबल, एक रिमार्केबल काम किया है वो। एम्स की रैंक 1 भी हिसार का स्टूडेंट नौशीन स्कोर कर चुका है, ठीक है। IIT के अंदर 59th रैंक, 116th रैंक, टॉप 1000 अंदर कम से कम 100 स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सारी अचीवमेंट्स इसको अपने आप में एक हब बना देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आई विल सैल्यूट द टीचर्स जिन्होंने उन बच्चों के लिए काम किया है, और उनके अभिभावकों के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी गाइडेंस के बिना, उनकी ऑब्जर्वेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं होते हैं। क्योंकि रिजल्ट आता है तो उसमें 3 फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट खुद, सेकेंड नंबर पे टीचर, और थर्ड नंबर पे पेरेंट, कि पेरेंट को पूरे ऑब्जर्व करना है। और ये कंसिस्टेंस ऑब्जर्वेशन अगर पेरेंट नहीं करेगा फिर सिलेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। जी। अच्छा ललित जी, जैसे हम देखते हैं कि गांव का बच्चा है वो शहर में आता है, और शहर का बच्चा है वो आगे फिर दिल्ली में या कोटा में वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, और अगर कहीं ना कहीं जब वो अपने परिवार से दूर होता है और स्टडी का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर हम देखते हैं कि कई बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं वो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से बच्चे को उन चीज़ों से बाहर आना चाहिए? आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट अराइज किया है, क्योंकि इसमें मैं ये कहूँगा कि ओवर एक्सपेक्टेशंस जब पेरेंट्स शुरू कर देते हैं बच्चे के साथ, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं ये और एड ऑन करता हूँ कि एक हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं, एक हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, एक बॉयज़ की बात करते हैं, एक गर्ल्स की बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी एग्ज़ाम होता है, मतलब मैंने तो नोटिस हमेशा किया है, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम 10:30 पे स्टार्ट होना है, ठीक है। और गर्ल्स आप बाहर जाओगे तो देखेंगे कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये टेंडेंसी बॉयज़ में कंपेरेटिवली कम होती है। बॉयज़ को लगता है कि कोई बात नहीं, हमने जितनी तैयारी करनी थी कर चुके हैं, ठीक है। जो मतलब आप इनको बोल सकते हैं रफ एंड टफ जो नेचर होता है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, या उनका ओवर कॉन्फिडेंस लगा लीजिए। अब ये जो इनसिक्योरिटी अराइज होती है स्टूडेंट्स के अंदर, वो तभी अराइज करेगी जब उन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं की है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा आप कभी नहीं देखोगे डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि बिकॉज ही इज सो मेंटली स्ट्रांग, उसको पता है जो कुछ होना है वो होकर के रहेगा। आई थिंक जो एम्बियंस है उसका बड़ा फर्क है कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा बहुत ज्यादा पैम्पर्ड नहीं होता, वो थोड़ा रफ एंड टफ होता है। उसको पता है कि मैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को थोड़ा सा पैम्पर करके रखा जाता है, पैम्पर करके रखा जाता है। इनफैक्ट ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स इम्यूनिटी हमेशा बच्चे को ज्यादा देते हैं। एग्जैक्टली।
अब गांव का जो बच्चा और सिटी का जो बच्चा है उसमें एक बेसिक डिफरेंस ही है। गांव का बच्चा रेयरली डिप्रेशन में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, सिटी का बच्चा बस कुछ हुआ नहीं, ठीक है, गॉन इन डिप्रेशन। यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस के अंदर। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं, चाहे दिल्ली भेजो चाहे कोटा भेजो, ठीक है, मैं डीसी से पास आउट हूँ, ठीक है, मैंने वहाँ स्टडी किया और मेरे को पता है कि रात को जब बच्चा हॉस्टल में रुकता है, या मेरे फ्रेंड्स है कि मेरा घर भी उसके पड़ोस में था, मान सकते कि मैं वहाँ का लोकलाइट था, तो बाहर बच्चे को जाना है, स्पेशली सुट्टा लेने के लिए जाना है, या आपको पता है इस टाइम पे ड्रग्स का चलन बड़ा कॉलेजेस के अंदर हो रखा होता है, तो क्या करते हैं, ये संगत का असर होता है। सेम प्रोसेस हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कोटा के अंदर ऐसी प्रोसेस चली हुई है। अगर आप अपने बच्चे को बाहर भेजते हो तो आप में से किसी एक को, आइदर फादर और मदर, आपको उनके साथ जाना ही जाना पड़ेगा। रिसेंटली मेरे पास कुछ केसेस आई, हम हिसार में पढ़ते हैं, तो वो आपने सुना है डिस्टेंस ड्रम साउंड वेल, दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं जी। तो पेरेंट्स मेरे पास आए कि सर बच्चे बताओ कहाँ भेजें, कोटा भेजें या दिल्ली भेजें। ऐसे पेरेंट्स को हम बोलते हैं जी आपका जहाँ मन करता है भेजिए, हम कभी नहीं बोलते कि आप हिसार बच्चे को पढ़ाइए। अब उन्होंने क्या किया, कोटा भेज दिया, एक किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे को भेज दिया। 3 महीने के बाद वापस बच्चे को ले आए। तो मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, बोले सर अब समझ में आया कि हिसार में बच्चे को क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जो खुद जा करके देख करके आता है बिल्कुल। उसको पता है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या हैं और हिसार के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन चाणक्य ने एक बात कही है, अब खुद गलतियाँ करते करते नहीं सीख सकते हो। तो हिसार के पेरेंट्स को, जो हिसार के बच्चे कोटा गए हैं, चंडीगढ़ गए या दिल्ली गए हैं, उनका रिजल्ट कंपेयर करो कि हिसार में रहते हुए बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, या मैं इसको ये नहीं कहूँगी चलो हिसार को आप छोड़ दीजिए, कि बच्चे ने पेरेंट्स के साथ रहते हुए अच्छा परफॉर्म किया है या उनकी एब्सेंस में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसकी चीज़ों में आपको लगता है कि बच्चे को जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना ही ज़्यादा फिजिकल भी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए बच्चे को? देखिए, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पैरेलल में चलती है। अगर एक बच्चा 24 घंटे बेड के ऊपर है तो उसका ब्रेन भी उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेंथ तभी आएगी जब बच्चा फिजिकली स्ट्रांग होगा, फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो मेंटली भी वो एक्टिव रहेगा, उसके जो हार्मोन्स हैं उतने अच्छा काम करेंगे, ताकि फिर उसका ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, सबसे आखिर में हम ललित जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हायर हो रहा है, तो इन मामलों में किस तरह से बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें और पेरेंट्स भी उनको किस तरह से सपोर्ट करें कि वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो कि हायर कट ऑफ है तो हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे? देखिए, बच्चों को मैं ये कहूँगा कि डिप्रेशन तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आपको लाइफ इतने मौके देने वाली है कि पूछो मत जी। ये समझो कि क्रिकेट का गेम है, सामने से लाइफ ने एक बॉल फेंक दी है, वो चली गई है पीछे जी, तो स्टंप पे भी लग सकती है, बिल्कुल कैच आउट भी आप स्लिप में हो सकते हो, लेकिन ये नहीं कि लाइफ दूसरी बॉल फेंकेगी ही नहीं। Exactly. Any exam is not the end of the life. Any exam is not the end of your life. First point. लाइफ बड़े डिफिकल्टली मिलती है और उसको बहुत एग्जाम लेती है उसको क्या एग्जाम तो दुनिया भर के लेगी वो तो लाइफ का काम है। और वो बोलते ना कि द बेस्ट टीचर इज द लाइफ, क्योंकि आपको जितने प्रॉब्लम्स में आप आओगे उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने वाले हो। रही बात स्टडीज़ की, आपको अपने आप को चेक करना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, और फिर क्या करना है, जो आपने डिसाइड कर लिया, यू हैव सेट योर गोल, और फिर उस गोल के लिए आपको क्या करना है, जुट जाओ। जुनून सर पे होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये काम करना ही करना। कहते हैं कि तन मन धन पूरा फोकस अब अपनी मंजिल की तरफ आपने रखना है। और एक और पॉइंट है, आपको हार्डवर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलता है। हर चीज़, जब एक एथलीट भागता है ना तो उसका शूज़ किस डिज़ाइन का होगा जी, वो नैनो सेकंड का जो डिफरेंस है ना वो भी वहाँ पर क्या करने वाला, मैटर करने वाला है। तो आपको पूरा सिस्टम के साथ काम करना है ताकि जो आपका हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सके एंड यू मे गेट द बेटर रिजल्ट्स, यू मे गेट बेटर आउटपुट। टीचर के बारे में बच्चों की एक बात बोलता हूँ कि टीचर का रोल क्या होता है। टीचर एक कैटलिस्ट है। आप 10 बुक पढ़ोगे तो वो नॉलेज गेन करोगे जो टीचर ने दी है, लेकिन टीचर आपको
1 घंटे के अंदर उन 10 बुक्स का कंक्लूजन बताएगा, यानी कि जो काम आपका 10 आवर्स में होना था, टीचर उसको क्या कर रहे हैं 1 घंटे में आपको सोल्व करके दे रहे हैं। एक कॉन्क्रीट क्रक्स आपको दे देते हैं। कैटलिस्ट के तरीके से काम कर रहे हैं। वो आपकी जगह लड़ने के लिए नहीं जाएगा, एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, आपको कैटलिस्ट करके आपकी तैयार कर देगा। हम इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या करे, डिक्रीज कर रहे हैं, और फटाफट बच्चा क्या करेगा, एग्जाम को क्रैक कर देगा। जी 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 जी। तो ललित जी, आज आप स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, और ये ध्यान में रखेंगे। जो आपने मंजिल को लेके बात कही, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, राहों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो दोस्तों, आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहें, सिटी बिग न्यूज़ से जुड़े रहें। हम आपके लिए और भी बेहतर प्रोग्राम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे, ताकि हम आपको बता सकें, आपका मार्गदर्शन करवा सकें कि किस तरह से आप स्ट्रेस को बीट कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। धन्यवाद। बच्चों के लिए मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छा काम करें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच।